आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे और हमने कल क्वेश्चन 14 तक देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 15 से। क्वेश्चन 15 में आपको केमिकल इक्वेशंस के थ्रू शो करना है कि आप इथेन से इथाइन में कैसे जा सकते हैं, इथेन से इथीन में कैसे जा सकते हैं, इथीन से फर्दर इथाइन में कैसे जाएंगे और इथाइन से वापस इथेन में कैसे जाएंगे। यानी ये रिएक्शन का यानी एक रिएक्शन आपको ये कन्वर्जन बतानी है, सेकंड कन्वर्जन आपको ये वाली बतानी है और थर्ड कन्वर्जन आपको इथीन से वापस इथेन वाली बतानी है। अब आपने इसके लिए सारे रिएक्शंस आपने पढ़े हुए हैं, सिर्फ आपने ये सोचना होता है यहाँ पर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको गिवन क्या है, कौन सा रिएक्टेंट दिया गया है, उससे हम ऐसी कौन सा फर्दर रिएक्टेंट या रिएक्शन करके ऐसा कौन सा रिएजेंट बना सकते हैं जिससे हम अपनी फाइनल प्रोडक्ट तक जो हमें कहा गया है उस तक पहुंच सकें। तो यहाँ चूंकि हमें इथीन बनानी है, तो अगर आप इथीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को रिकॉल करें या अगर अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके वहां देखें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, तो वहां आपने एक ऐसा मेथड पढ़ा था कि आप एल्काइल हैलाइड की हेल्प से उसको KOH से ट्रीट करके उसको तब्दील कर सकते हैं एल्कीन के अंदर। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी वे से इथेन को कन्वर्ट कर लूं इथाइल क्लोराइड में, तो इथाइल क्लोराइड मुझे क्या प्रोवाइड कर देगा, इथीन। तो सबसे पहले मेरा टास्क क्या होगा कि मैं इथेन को कन्वर्ट करूं इथाइल क्लोराइड में और फिर इथाइल क्लोराइड मुझे इथीन दे देगा। तो इथाइल क्लोराइड कैसे बनेगी, इथाइल क्लोराइड आप तब बनाएंगे, आपने पढ़ा हुआ है कि इथेन की हैलोजिनेशन तब होती है जब आप उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या आएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, उसकी जगह पर आपके पास Cl लग जाएगा। ये मेरे पास इथाइल क्लोराइड बन गया। ये आपने जो अब रिएक्शन में आपको बताने लगी हुई, ये आपने पढ़ा था एल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। अब आप क्या करेंगे, जो अल्काइल हैलाइड बना है उसको आप KOH इन अल्कोहलिक मीडिया ट्रीट करेंगे, तो जहां से आपके पास क्लोरीन रिमूव हो जाएगी, यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, दोनों के दरमियान आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगी, इथीन। सेकेंड पार्ट क्या है कि आपने इथीन को कन्वर्ट करना है इथाइन में। अब अगर आप इथाइन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खोलें तो वहां आपने पढ़ा था कि आप विसिनल डाइहैलाइड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, विसिनल डाइहैलाइड से इथीन इथाइन में जा सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मुझे कोई ऐसा मेथड यूज करना है कि मैं इथीन से बना लूं विसिनल डाइहैलाइड। जब विसिनल डाइहैलाइड बन जाए तो उससे मैं इजीली जा सकती हूँ इथाइन में। अब इसका मतलब ये है कि विसिनल डाइहैलाइड मुझे किसका बनाना है, इथीन का। तो वो कैसे बनेगा, जब मैं इथीन की कराऊंगी हैलोजिनेशन, आप ये रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन के साथ भी लिख सकते हैं। जब आप ये रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जहां इस टाइम आपको पॉइंटर दिखाई दे रहा है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ब्रोमीन यहाँ पर और एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से फॉर्म में होगा और इसको आप नाम देंगे 1,2 डाइब्रोमो इथेन का। आपने पढ़ा था कि जब आप 1,2 डाइब्रोमो इथेन को KOH से रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। आप इसको कंबाइन इस तरह से भी शो कर सकते हैं और आप इसको 2 स्टेप्स से भी शो कर सकते हैं, जहां पर पहले स्टेप में ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होगी और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी, यहाँ पर डबल बॉन्डिंग बन जाएगी। दूसरे स्टेप में यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये आप मैकेनिज्म अच्छे तरीके से वहां पर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगी, आपके पास इथाइन बनेगी। और लास्ट आपके पास स्टेप क्या है कि अगर आपको कहा जाए इथाइन से इथेन में कन्वर्जन, तो ये बहुत सिंपल कन्वर्जन है, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना। यानी आपको क्या करनी है, हाइड्रोजनेशन करनी है। और हाइड्रोजनेशन की कंडीशंस क्या होती हैं, निकल एट सूटेबल टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको कितना रिक्वायर होता है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप यहाँ तक देखें तो सारे रिएक्शंस वो हैं जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं डिटेल में। सिर्फ आपको ये देखना है कि हमारी रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने कौन सा रिएक्शन जो है वो चूज करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपने चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16, जो कि हम ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुके हैं। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको रिएक्टेंट्स दिए गए हैं, कंडीशंस दी गई हैं और ABC प्रोडक्ट्स आपको गेस करनी है। ये भी बहुत आसान है अगर आपने चैप्टर केयरफुली पढ़ा है, या अगर आप अभी भी टेक्स्ट बुक में से अगर इसको ढूंढते हैं केयरफुली तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने आपको इथाइल अल्कोहल दी है, उसको अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करें तो आपने बताना है कि ए क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगी। तो आपने पढ़ा था एल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में कि जब आप अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो जाती है, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन यानी वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा।
रिजल्टेंटली यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, इथीन। तो आप कहेंगे पहली प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, इथीन। सेकंड ये कह रहे हैं कि अगर आप इथीन की ब्रोमिनेशन कर दें, तो ब्रोमिनेशन कैसे होती है, ये वाला जो बॉन्ड स्टेम आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रेक हो जाएगा, एक ब्रोमीन का एटम यहाँ पर और एक ब्रोमीन का एटम यहाँ पर, तो ये आपके पास बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। नेक्स्ट वो आपको कह रहे हैं कि जो आपके पास बी प्रोडक्ट आई है, यानी 1,2 डाइब्रोमो इथेन, उसको आपने पास करना है KOH एल्कोहलिक मीडिया से। जब आप ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी ऊपर भी बताया है, और हम डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप पीछे से दोबारा इसका मैकेनिज्म खोल के देख सकते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि अल्टीमेटली आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो एल्काइन बनती है, जहां पर चूंकि आपने 1,2 डाइब्रोमो इथेन लिया था, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगी, इथाइन बनेगी। नेक्स्ट आपको दिया गया है सेकंड पार्ट कि आपके पास प्रोपीन गिवन है। प्रोपीन की अगर आप ब्रोमिनेशन करें तो क्या होगा, प्रोपीन में वो दो कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है वहां पर आकर ऐड हो जाएगी ब्रोमीन, तो ये आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। अगर आप इसको KOH या अल्कोहलिक मीडिया से ट्रीट करें, अगेन आपके पास यहाँ से ब्रोमीन्स निकलेंगी, हाइड्रोजन्स निकलेंगी, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, प्रोपाइन आ जाएगी। और प्रोपाइन की अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड से ट्रीट करें तो आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड जो कि एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो एडिशन किस तरह से होगी, ये वाला बॉन्ड जिसपे आपको इस टाइम पॉइंटर दिखाई दे रहा है ये ब्रेक होगा, इस कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, ये कार्बन डेफिशिएंट है साइनाइड में, तो यहाँ पर साइनाइड सॉरी डेफिशिएंट है हाइड्रोजन में, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट यानी साइनाइड आकर अटैच होगा, और ये वाला पार्ट चूंकि इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है इस वाले की निस्बत, तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन, तो ये आपके पास बन जाएगा 2-मिथाइल एक्राइलोनाइट्राइल। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये बता रहे हैं कि जब आप ओजोनोलाइसिस करते हैं तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो एसिटाल्डिहाइड थी। आपने गेस करना है कि हमारे पास कौन सी इथीन होगी जिसकी सॉरी कौन सी एल्कीन होगी जिसकी हमने ओजोनोलाइसिस कराई, वो इथीन होगी, प्रोपीन होगी, ब्यूटीन होगी, वो क्या चीज होगी। अब अगर आप इसके लिए भी अपने पीछे से ओजोनोलाइसिस का टॉपिक खोल के देखें तो वहां जो आपने रिएक्शन पढ़ा था वो आपने इथीन की ओजोनोलाइसिस पढ़ी थी, और प्रोडक्ट में आपके पास क्या आ रही थी, फॉर्मेल्डिहाइड हो रही थी। इसका मतलब है कि आपके पास इथीन तो हो नहीं सकती। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर आपके पास प्रोपीन हो, यानी सेकंड तो एल्कीन यही आती है ना। अच्छा, अगर आपके पास प्रोपीन है, प्रोपीन अगर हो तो मैं उसके लिए आपके साथ एक और पेज शेयर करती हूँ। अगर प्रोपीन होगी तब आपके पास प्रोडक्ट किस तरह से आएगी, वो कुछ इस तरह से होगी। इसमें आप देख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोपीन होती, ठीक है, अगर मेरे पास प्रोपीन होती तो मेरे पास ब्रेकडाउन कहाँ से होनी थी, आपने इन रिएक्शंस में पढ़ा था कि ब्रेकडाउन यहाँ से होती है, यहाँ से होती है और यहाँ से होती है, ठीक है। जब ब्रेकडाउन होना था एक आपके पास ये वाली प्रोडक्ट बननी थी, इसने क्या करना था, यहाँ डबल बॉन्डिंग बना लेनी थी, यानी कि आपके पास आ जानी थी फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरी प्रोडक्ट ये वाली, ठीक है। और इस प्रोडक्ट में क्या होना था, इस कार्बन ने यहाँ पर डबल बॉन्डिंग कर लेनी थी, और यहाँ पर देखो आपको CH3 दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी एल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड जिसमें दो कार्बन हो उसको आप एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, और एसिटाल्डिहाइड जिसमें एक कार्बन हो उसको आप फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्रोपीन यूज करते तब हमारे पास प्रोडक्ट में क्या होनी थी, एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक एसिटाल्डिहाइड। उन्होंने आपको स्टेटमेंट में कहा है द ओनली प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वाज एसिटाल्डिहाइड, कि हमारे पास कोई ऐसी एल्कीन है जो प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड दे रही है, वो हमें फॉर्मेल्डिहाइड नहीं दे रही। इसका मतलब है कि दी गई जो रिएक्शन है वो हमारे पास वो एल्कीन प्रोपीन नहीं हो सकती। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, ब्यूटीन की देख लेते हैं कि हो सकता है हमारी एल्कीन ब्यूटीन हो। अगर आप ब्यूटीन की बात करें तो यस इट कैन बी ब्यूटीन, कि अगर आपके पास यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा लाइक दिस, और सेकेंड बॉन्ड आपके पास ये वाली ब्रेकेज होगी और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी। अब आप देखो इसमें भी CCH3 दो कार्बन है, इसमें भी CCH3 दो कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी खाली है, ये बॉन्ड बनाएंगे, जहां से दोनों की वैलेंसी खाली है ये बॉन्ड बनाएंगे, तो ये एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और एक ये एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि जब हम 2 ब्यूटीन यूज करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, 2 ब्यूटीन यूज करने पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या आती है, एसिटाल्डिहाइड।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 ब्यूटीन वो रिएक्टेंट है जिससे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट आती है वो एसिटिल्डिहाइड होती है। अब वो 2 ब्यूटीन आपके पास सिस 2 ब्यूटीन भी हो सकती है और वो आपके पास ट्रांस 2 ब्यूटीन भी हो सकती है। ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 थी, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, 21, ये आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी लेक्चर के साथ हमने पॉइंट्स कवर किए थे, लेकिन हम इसको अगेन देख लेते हैं। इसमें आपको बता रहे हैं कि आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इथेन, इथीन और इथाइन विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट। ठीक है, ये नहीं आपने बताना कि इथेन में सिंगल बॉन्ड है, इथीन में डबल बॉन्ड, इथाइन, ये चीज नहीं। आपसे कहा जा रहा है कि आपने विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा कौन सा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे जो आपको बताए कि दी गई चीज इथेन है, इथीन है या इथाइन है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। देखें, आपने इथेन और इथीन में अगर फर्क करना हो, इथेन और इथीन, अच्छा, इथेन, इथीन और इथाइन, सबसे पहले तो आ जाते हैं, आपने पढ़ा था रिएक्शन एल्केलाइन की MnO4 का। आपने पढ़ा था कि ये रिएक्शन अनसेचुरेशन के लिए होता है। इट मींस कि आपके पास एल्कीन भी ये रिएक्शन देगी अगर इथीन की बात करें, और इथाइन भी ये रिएक्शन देगी। रिएक्शन पता कैसे लगता है, कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज्ड। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इथीन भी है लैब में, इथेन भी है, इथाइन भी है, मैं तीनों में बारी बारी क्या डालूंगी, मैं तीनों में एल्केलाइन KMnO4 डालूंगी। जिस आपके पास रिएक्शन में या जिस बीकर में या जिस टेस्ट ट्यूब में कलर डिस्चार्ज हो जाता है, इसका मतलब है कि या तो वो इथीन थी या फिर वो इथाइन थी। ठीक है, जिसमें कलर डिस्चार्ज नहीं होता इसका मतलब है रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ इसलिए वो क्या थी, एल्केन थी, इथेन थी। सेकेंड, आप ब्रोमीन वाटर से भी रिएक्ट करवा सकते हैं। ब्रोमीन वाटर इथीन का भी कलर डिस्चार्ज कर देगा, इथाइन का भी कर देगा, लेकिन इथेन का डिस्चार्ज नहीं करेगा। इट मीन्स कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो आपके पास यहाँ से आपको ये नहीं, इस तरह का यहाँ तक जो आपने रिएक्शन किया उससे आपको ये क्लियरली पता लग गया कि दी गई चीज इनमें से कौन सी वाली इथेन है। ठीक है, और बाकियों के बारे में आपको सिर्फ ये पता लगा कि अच्छा इनमें अनसैचुरेशन है, अभी आपको ये नहीं पता लगा कि उसमें से इथीन कौन सी और उसमें से इथाइन कौन सी है। उसके लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के जो टेस्ट होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एल्काइंस देती हैं। ये आप यूज करते हैं एल्काइन और इथीन में, सॉरी, एल्काइन और एल्कीन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जब आप ये रिएक्टेंट डालेंगे, ना तो इथेन कोई रिएक्शन देगी ना इथीन कोई रिएक्शन देगी, लेकिन अगर आपके पास दी गई टेस्ट ट्यूब में इथाइन मौजूद है तो व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर एसिटाइलाइड आपके पास बन जाएंगे। सिमिलरली अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड डालते हैं, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, तो ना तो इथीन कोई रिएक्शन देगी ना कोई इथेन रिएक्शन देगी। इथाइन के केस में आपके पास क्या बन जाएंगे, रेड प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे कॉपर एसिटाइलाइड के। ठीक है, इसका मतलब है KMnO4 या ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन ये क्या करता है, ये डिफ्रेंशिएट करता है एल्केन में अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। और अगर फर्दर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में आपको बताना हो कि एल्कीन कौन सी है और एल्काइन कौन सी है, तो आप कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट और क्यूप्रस क्लोराइड का। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 ये हमारे कवर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है कंपाउंड का C4H6। अगर आप जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो C4H6 यानी 4 2 8 और आप उसमें से -2 कर दें तो 6 आ जाता है। यानी आपके पास ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये आपको दिया गया है किसी एल्काइन का। ये आपको क्वेश्चन 16 विजिबल है। अच्छा, ये आपको जो फॉर्मूला दिया गया है ये आपके पास फॉर्मूला किसी एल्काइन का है। कैसे पता लगा, विद द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्मूला। अब चूंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है तो ये आपके पास ब्यूटाइन है। वो कह रहे हैं कि जब आपको इस कंपाउंड को, ब्यूटाइन को, आप उसके हाइड्रोजनेशन कराते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो आपके पास C4H10 बनता है। C4H10 जो है यानी ब्यूटेन बनती है। जब आप इस दूसरी इसका क्लू दे रहे हैं, दूसरा क्लू ये है कि जब आप इस C4H6 को यानी ब्यूटाइन को ट्रीट करते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से, तो आपके पास प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। आपने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है कि आपके पास प्रोडक्ट ब्यूटाइन है,
ठीक है, लेकिन ब्यूटाइन कौन सी है, 1 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन है, कौन सी ब्यूटाइन है वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको ये जो आपको स्टेटमेंट में ही 2 क्लूज दिए हुए हैं वहीं से पता लगेगा। ठीक है, अगर आप इसकी स्टेटमेंट का पहला पार्ट पढ़ें तो स्टेटमेंट के पहले पार्ट से हमें सिर्फ ये पता लगा कि ये रिएक्टेंट क्या है, ये हमारे पास ब्यूटाइन है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मुताबिक ये 1 ब्यूटाइन भी हो सकती है और ये 2 ब्यूटाइन भी हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं बता रहा ना कि वो 2 ब्यूटाइन है या 1 ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है। अच्छा, पहला वो कह रहे हैं कि जब आप इसको ट्रीट करते हैं निकल कैटालिस्ट के साथ तो प्रोडक्ट की आती है ब्यूटेन, यानी चाहे आप 1 ब्यूटाइन ले लें या 2 ब्यूटाइन ले लें, दोनों को अगर आप निकल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट की आती है ब्यूटेन आती है, यानी कि C4H10 वाली आती है। यानी यहां तक जो पार्ट है वो दोनों का सेम है, चाहे 1 ब्यूटाइन लें या 2 ब्यूटाइन लें। सेकेंड पार्ट है जहां से आपको अपना आंसर मिलेगा। सेकेंड पार्ट में वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको ट्रीट कराएं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से, ये देखिए अब आप दोनों जो आपके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन, दोनों को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएं। आपको वो कह रही है कि आपका जो भी गिवन स्ट्रक्चर है वो सिल्वर के वाइट प्रेसिपिटेट्स देता है। अब देखें इस वाले अगर आप रिएक्शन की बात करें तो जहां पर ये टर्मिनल हाइड्रोजन मौजूद है जिसकी जगह पर आकर सिल्वर अटैच होगा, और जब सिल्वर लगेगा तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएंगे, वाइट प्रेसिपिटेट्स ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलाइड। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कोई टर्मिनल हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। कौन सी हाइड्रोजन रिमूव होती है कि वो कार्बन जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और अगर उनके साथ हाइड्रोजन भी अटैच है तो वो हाइड्रोजन रिमूव होती है। यहाँ टर्मिनल्स पर मिथाइल ग्रुप्स मौजूद है, मिथाइल ग्रुप्स यहाँ से रिमूव नहीं होते, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होनी होती है। अब ना तो यहाँ कोई टर्मिनल हाइड्रोजन है ना ही यहाँ कोई टर्मिनल हाइड्रोजन मौजूद है, इसका मतलब है कि यहाँ कोई प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन, कोई एसिटाइलाइड कुछ भी ऐड नहीं होगा। अगर ऐड नहीं होगा तो यहाँ प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। इसका मतलब है कि वो आपको स्टेटमेंट में कह रहे थे कि हमारी ब्यूटाइन ऐसी है जिसमें व्हाइट पीपीटी बन रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा रिएक्टेंट 2 ब्यूटाइन था ही नहीं। इससे क्लियर हो गया कि हमारा रिएक्टेंट क्या था, 1 ब्यूटाइन था, जो कि हाइड्रोजनेट होने पर ब्यूटेन, और जब आप उसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट कर रहे थे तो क्या बना रहा था, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा था। तो आप कह देंगे कि गिवन कंपाउंड क्या है, 1 ब्यूटाइन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट जो है आपके पास, इसमें आपको एल्कोहल दी गई है। एल्कोहल से आपने उसका ट्रीटमेंट शो किया गया है PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। आपने बताना है कि ए प्रोडक्ट क्या होगी, देन आपको अगेन कंडीशंस दी गई और आपने बताना है बी प्रोडक्ट क्या होगी। ये रिएक्शन अभी आपने पढ़ना है, नेक्स्ट जब आप एल्कोहल्स का चैप्टर पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि अगर आप एल्कोहल्स को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से ट्रीट कराते हैं तो जो ये OH ग्रुप होता है उसकी जगह पर क्या आ जाता है, हैलोजन आ जाती है। यानी ए प्रोडक्ट आपके पास क्या होगी, ये देखिए ये क्या थी, प्रोपाइल क्लोराइड ये आपके पास थी प्रोपाइल एल्कोहल थी। प्रोपाइल एल्कोहल को जब आप PCl5 से ट्रीट कराएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये ए प्रोडक्ट आ गई। ए प्रोडक्ट यानी प्रोपाइल क्लोराइड को अगर आप फर्दर सोडियम और ईथर से ट्रीट कराते हैं तो वो रिएक्शन है जो मैंने आपको बताया था वुड सिंथेसिस का, जिसमें मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल हो जाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से NaCl निकल जाएगा और ये आपको अगर इस टाइम 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं तो ये 3 कार्बन क्या हो जाएंगे, डबल। 3 का डबल क्या होता है, 6। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 6 कार्बन वाली एल्केन बन जाएगी, दैट इज हेक्सेन। ठीक है, तो ये सिंपल था कि पहली प्रोडक्ट आपके पास प्रोपाइल क्लोराइड है और दूसरी प्रोडक्ट आपके पास हेक्सेन है। ठीक है, और आपने ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ए और बी के नाम लिख दें, आपने प्रॉपरली रिएक्शन के थ्रू मेंशन करना है। उसके बाद आ जाता है बी पार्ट, आपने बताना है जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। इसके लिए आपको जो पेज नंबर 153 पर रिएक्शन दिया है वो आप इसमें देख सकते हैं। 153 रिएक्शन 153 पेज पर आपको रिएक्शन दिया गया है हैलोजन एसिड की एडिशन का, जहां पर आप देख रहे हो कि पहला स्टेप होता है कार्बोकेटाइन का बनना और दूसरा स्टेप आपके पास होता है कि जो भी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है उसका कार्बोकेटाइन पर ऐड होना। उन्होंने इस चीज को जनरलाइज कैसे किया है कि उन्होंने E और NU की फॉर्म में शो किया है। E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को और NU रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल को। यानी इससे मुराद क्या है, इससे मुराद आपके
दिए गए रिएजेंट का पॉजिटिव वाला हिस्सा है और इससे मुराद आपके दिए गए रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, तो आपके पास पहले स्टेप में क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर आकर अटैच होता है और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, और अगले स्टेप में इस कार्बोकेटाइन पे ये वाला न्यूक्लियोफाइल यानी जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट था वो क्या करता है, अटैक करता है, और आपके पास इस तरह से एडिशन हो जाती है। तो ये थी आपकी चैप्टर 8 की एक्सरसाइज। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। अगर यहाँ तक आपको कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं, और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपका जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी भी होती जाए। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। थैंक यू।